नमस्कार। इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। अगला है प्रोजेक्ट सशक्त। इससे पहले हमने एनपीए की समस्या को दूर करने के उपाय देखे हैं, जिसमें से ये है। अगला उपाय है ये प्रोजेक्ट सशक्त। इसको देखते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट सशक्त। सशक्त शब्द का तात्पर्य बैंकों की आर्थिक स्थिति को सशक्त करना है। सुनील मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर प्रोजेक्ट सशक्त की शुरुआत की गई। इस योजना में एनपीए की वसूली प्रक्रिया को राशि के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है एक वर्ड आया है सुनील मेहता समिति। इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, सुनील मेहता समिति। ठीक है, आगे है प्रोजेक्ट सशक्त में। आगे देखते हैं। देखो भाई, यहाँ पे दे रखा है 50 करोड़ या उससे कम राशि, यानी कि एनपीए। अगर 50 करोड़ या उससे कम राशि अगर एनपीए है तो क्या होगा? तो बैंक द्वारा संचालन समिति का गठन किया जाएगा और बैंक से 90 दिन में समाधान प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। ठीक है, अगर एनपीए जो है वो 500 करोड़ से लेके 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच है, तो इसके लिए आईसीए का गठन होगा। दूसरा, लीड बैंक द्वारा 180 दिन में समाधान प्रस्तुत करवाने के लिए कहा जाएगा। यदि कोई समाधान नहीं निकला तो मामला एनसीएलटी के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, और यदि मामला 500 करोड़ रुपए से अधिक का है, एनपीए अगर 500 करोड़ रुपए से अधिक रुपए एनपीए हो गए तो इसके लिए एक एएमसी का गठन किया जाएगा। ये है प्रोजेक्ट सशक्त। अब इसमें ध्यान देने वाली बात होगी, उपरोक्त में से यदि किसी भी प्रक्रिया से समाधान ना निकले तो मामला आईबीसी के तहत निपटाया जाएगा। आईबीसी का मतलब है वही इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, यहाँ पर देखो फुल फॉर्म देख लो, ऊपर जो लिखी थी उनमें। एनसीएलटी का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। आईसीए का मतलब है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट। ठीक है, और एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आगे है बैड बैंक। भारत में एनपीए को कम करने तथा बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करने के उद्देश्य से प्रथम बैड बैंक के रूप में एनएआरसीएल की स्थापना की गई। बैड बैंक का कार्य विभिन्न बैंकों से उनके एनपीए को खरीद कर उनकी बैलेंस शीट को क्लीन करना है। इस प्रकार यह वित्तीय संस्थाओं के एनपीए को कम करने में सहायक होगा। एनएआरसीएल में फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी के रूप में किया गया। इसे एआरसी के रूप में कार्य करने का लाइसेंस आरबीआई द्वारा दिया गया। एनएआरसीएल में 51% हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की होगी। यह संस्था विभिन्न चरणों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का क्रय करेगी, मतलब खरीदेगी। एनएआरसीएल की कार्यप्रणाली की बात करें तो यह कंपनी वित्तीय संस्थाओं को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के बदले 15% रुपए नगद तथा 85% की सिक्योरिटी रिसीट यानी कि रसीद के रूप में भुगतान करेगी, जो 5 वर्ष तक वैध रहेगी। आगे इसमें है एनएआरसीएल दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए लीड बैंक को ऑफर देगी। आगे एनएआरसीएल द्वारा 500 करोड़ रुपए से अधिक की दबावग्रस्त परिसंपत्तियों हेतु समाधान लाया जाएगा। आगे है आईडीआरसीएल, इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। एनएआरसीएल के साथ साथ एक अन्य इकाई आईडीआरसीएल का भी गठन किया गया। यह एक सेवा प्रदाता कंपनी है जो परिसंपत्ति का प्रबंधन करने के लिए कार्य करेगी। आईडीआरसीएल में निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं की हिस्सेदारी 51% होगी। इस प्रकार यह निजी क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई के रूप में कार्य करेगी। निजी क्षेत्र की इकाई के रूप में कार्य करेगी। एनएआरसीएल द्वारा दिए गए ऑफर को यदि लीड बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाए तो आईडीआरसीएल परिसंपत्तियों का प्रबंधन करेगी। इस प्रकार आईडीआरसीएल एक एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में कार्य करेगी। एनएआरसीएल का पूंजीकरण बैंक तथा एनबीएफसी के माध्यम से किया जा सकता है। एनएआरसीएल आवश्यक होने पर ऋण भी ले सकती है। यह संपूर्ण व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन से कार्य करेगी।
इसीलिए इसकी सफलता की संभावना अधिक है। यहाँ पर डायग्राम में समझाया गया है। देखो, ये एक लीड बैंक है और ये कस्टमर है। इस कस्टमर का जो एनपी है वो 500 करोड़ के लगभग इस पे एनपी है। अब एक कंपनी है आईडीआरसीएल और एक कंपनी है एनएआरसीएल। ये सार्वजनिक क्षेत्र की है और ये निजी क्षेत्र की है। ये कंपनी क्या करेगी, ये जो कंपनी है ये एक तरह से एएमसी है और ये एक तरह से बैड बैंक है। ये एएमसी है और ये बैड बैंक है। अब ये क्या करेगा, ये इससे एनपीए को खरीदेगा, ये इससे एनपीए खरीदेगा। अब जो इसकी कंपनी है, इसकी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स है ना, वो इसके हाथ में आ जाएंगे। जितना भी कार्यभार संभालना है, इस कंपनी को चलाना है, वो इसके बाद जब तक ये पर पूरी प्रक्रिया चलती है इसके हाथों में आ जाएगी। अब ये क्या करेगा, ये जो एनएआरसीएल है वो भुगतान करेगा लीड बैंक को। 15% तो उसको कैश देगा और 85% को उसको रसीद रसीद दे देगा कि भाई जैसे रिकवरी हो जाएगी, वसूली हो जाएगी, उसके बाद में आपको 50% जो पैसे दे दी जाएंगे। और ये सब कुछ होगा बोली से, मतलब पहले इस पे क्या बोलते हैं, बोली लगवाई जाएगी, इसको बताया जाएगा कि हम इतने रुपए देंगे। पूरे 500 करोड़ नहीं देगा, कुछ कम में ऑफर करेगा ताकि इसको फायदा होगा, इसको भी फायदा होगा और बैंक को भी फायदा होगा। अब इन सब से जब काम नहीं चला तब ये आया आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। ये क्या होता है, वह स्थिति जब कोई कंपनी या व्यक्ति अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा न कर पाए तो उसे दिवालियापन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में कंपनी की देयताएं उसकी परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती हैं। बैंक्रप्सी क्या होता है, दिवालियापन के बाद की वह कानूनी प्रक्रिया जिसके द्वारा वित्तीय संस्थाएं अपने बकाया ऋण की वसूली कर पाती है, उसे बैंक्रप्सी कहते हैं। कोड क्या होता है, किसी बिंदु विशेष पर कानूनों में व्याप्त जटिलताओं को कम करके सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया की स्थापना संहिता कहलाती है या कोड कहलाता है। आईबीसी की आवश्यकता क्यों, भारत में दिवालियापन की प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कानून उपलब्ध थे जिनके कारण दिवालियापन प्रक्रिया में औसतन 4 वर्ष से अधिक का समय लगता था। परिणाम स्वरूप न केवल उतने समय तक बैंकों की बैलेंस शीट खराब रहती थी, बल्कि परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के कारण बैंकों को बकाया ऋण का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं होता था। आईबीसी के उद्देश्य, पहला, दिवालियापन की संपूर्ण प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से लागू करना। दूसरा, ऋणदाता को ऋण वसूलने संबंधित जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से मुक्ति दिलाना। तीसरा, आर्थिक रूप से वहनीय प्रक्रिया को लागू करके एनपीए को कम करना। चौथा, प्रक्रिया के लिए संहिता के माध्यम से एकीकृत कानून प्रस्तुत करना। आईबीसी के द्वारा निर्मित संस्थागत तंत्र, पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी यानी कि आईपीए। दूसरा है सूचना उपयोगिता, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। तीसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। और चौथा है इसमें न्यायाधिकरण यानी कि डीआरटी और एनसीएलटी। एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी यानी कि आईपीए। यह एजेंसी किसी कंपनी की वर्तमान आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके उसके दिवालियापन होने या न होने की जानकारी देती है। एजेंसी में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कहा जाता है। अगली है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। यह संस्था ऋणी यानी कि कंपनी के विभिन्न आर्थिक आंकड़ों को आवश्यकतानुसार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एजेंसी को उपलब्ध कराती है। इन आर्थिक आंकड़ों में कंपनी की वर्तमान देयताओं एवं परिसंपत्तियों की जानकारी होती है। अगला है आईबीबीआई। आईबीसी के तहत संपूर्ण प्रक्रिया का नियमन करने के लिए नियामक के रूप में इस बोर्ड की स्थापना की गई है। इसमें आरबीआई एवं सरकार के प्रतिनिधि कार्य करते हैं। बोर्ड का मुख्य कार्य संपूर्ण कार्यप्रणाली को पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन करना है। अगला है ट्रिब्यूनल। आईपीए यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी द्वारा प्रस्तावित सीआईआरपी का मतलब है
यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। सीआईआरपी पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार ट्रिब्यूनल का होता है यदि यह मामला किसी व्यक्ति या साझेदारी फर्म से संबंधित हो, तो इस पर निर्णय देने का अधिकार डीआरटी के पास है, तथा यदि यह मामला किसी कंपनी अथवा एलएलपी से संबंधित है तो प्रक्रिया को एनसीएलटी के द्वारा निर्णय दिया जाएगा। आईबीसी की विशेषताएं। पहली है दिवालियापन की प्रक्रिया ऋणी अथवा ऋणदाता के निवेदन पर प्रारंभ की जा सकती है। दूसरी, दिवालियापन का मामला प्रक्रिया प्रारंभ होने से 330 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से अपडेट करना है। ये जो दिन है वो अपडेट होते रहते हैं, नए नए इकोनॉमिक सर्वे में आएगा तो यहाँ पर देख लेना, अपडेट हो जाएगा। आगे है, तीसरी है कंपनियों की परिसंपत्तियों का लिक्विडेशन नीलामी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। आईबीसी की आलोचना। पहला, आईबीसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी क्रेडिटर यानी कि लेनदार एनपीए की पूरी राशि नहीं वसूल पाते हैं। दूसरी, संहिता को पेशेवर व्यक्तियों के अभाव, विवादित मामलों की अत्यधिक संख्या के कारण समय पर पूरा नहीं किया जाता। तीसरा, आईबीसी को लागू करने के लिए नियामक के पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। नियामक के पास। आगे है प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि पीआईआरपी। पीआईआरपी क्या है? आईबीसी में संशोधन के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों के लिए दिवालापन संबंधित प्रक्रिया में एक नया प्रस्ताव दिया गया। इस प्रक्रिया में मुख्यतः 1 करोड़ रुपए तक डिफॉल्ट करने वाली एमएसएमई इकाइयों को शामिल किया जाएगा। इससे समयबद्ध रूप से एनपीए की वसूली की जा सकती है। अब ये पीआईआरपी और सीआईआरपी में क्या अंतर होता है वो देखते हैं। पीआईआरपी क्या है और सीआईआरपी क्या है। यहाँ पर पीआईआरपी में देखते हैं, पीआईआरपी में आउट ऑफ द कोर्ट मामले को सुलझाया जाएगा और ऋणी का अपनी फर्म पर नियंत्रण बना रहता है और 120 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सीआईआरपी क्या है? सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया के द्वारा लिक्विडेशन होना। दूसरा, फर्म का प्रबंधन पेशेवर व्यक्तियों के पास होगा और तीसरा, 330 दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बाकी का अपडेट जो है वो इसमें, बाकी अगर कोई अपडेट आएगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे से समझ सकते हैं। अगली कार्रवाई जो एनपीए को लेकर है वो होती है पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, त्वरित कठोर कार्रवाई। आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थाओं में जोखिम अधिक होने के कारण उन पर कठोर कार्रवाई की जाती है। इसका उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में व्याप्त जोखिम को न्यूनतम करके जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित करना है। जब किसी बैंक का नेट एनपीए 6% से अधिक हो जाए तो आरबीआई द्वारा उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला है साख सृजन पर प्रतिबंध। दूसरा, प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि। तीसरा, नए कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबंध। चौथा, शाखा विस्तार पर प्रतिबंध। पांचवा, निदेशक मंडल में नियुक्ति एवं पद मुक्ति पर प्रतिबंध। छठा, एनपीए की व्यापक समीक्षा। और सातवां, सीएआर और सीआरआर अनुपात में वृद्धि। ये सीएआर और सीआरआर आगे समझेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।